हम लाए हैं आपदा से आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार तिरंगा फहराया, जिसके बाद करीब 85 मिनट का उनकी ओर से भाषण दिया गया, जिसमें सरकार के काम, फ्यूचर प्लानिंग से लेकर आतंकवाद, विस्तारवाद, कश्मीर और राम मंदिर तक का जिक्र था। लेकिन पीएम के भाषण को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन्हें मोदी की आज की बातें हजम नहीं हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान, जिनसे दंगल में हम करेंगे इसी को लेकर सवाल। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया और भारत की एकता, अखंडता और ताकत का एहसास दुनिया को कराया। करीब 85 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने लाल किले से हुंकार भरी और देश के दुश्मनों को बिना नाम लिए कड़ा संदेश दिया। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत माता की। इस बार भी पीएम मोदी ने एलएसी और एलओसी का जिक्र किया, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। पीएम ने लद्दाख में भारतीय वीरों के शौर्य की भी बात की, लेकिन ड्रैगन का जिक्र नहीं किया। और कांग्रेस के लिए वही सवाल एक बार फिर खड़ा कर दिया कि आखिर पीएम मोदी चीन का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं, जो मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठाते आए हैं। Why should he name China when he's not telling the truth? When he comes to telling the truth, he will name China. कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष रोजगार को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात कही। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी, तो ये भी पूछना पड़ेगा कि जो सरकार 32 देश की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दे, जो सरकार रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक को निजी हाथों में सौंप दे, क्या वो इस देश की आजादी को सुरक्षित रख पाएंगे? देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। जिस कोरोना को कंट्रोल करने की बात सरकार कर रही थी, वो रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। राहुल शुरू से सरकार की कोरोना नीतियों को लेकर उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस भाषण से भी कांग्रेस को शायद जवाब नहीं मिला। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनने का भरोसा देश की जनता को दिया। हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अपने भाषण में राम मंदिर की बात करना नहीं भूले। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में योजनाओं से लेकर सरकार के कामों का जिक्र किया, लेकिन विपक्ष के लिए कई मुद्दे छोड़ गए, जिसे लेकर विपक्ष पिछले 1 साल से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मोदी का ये भाषण भी विपक्ष के लिए हजम करना आसान नहीं होगा। मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। उत्तम से सर्वोत्तम की ओर बढ़ने का क्या मूल मंत्र दे रहे थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और अगर उनकी बातें
काफी ज्यादा प्रभावकारी हैं, तो विपक्ष फिर बार बार सवाल क्यों खड़े कर रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम दंगल की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं। टीएमसी पार्टी के सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सौगता रॉय जी, बहुत स्वागत है साहब आपका। डॉक्टर अजय कुमार, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव राय, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर अजय आलोक, लीडर जेडीयू। आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब आपसे शुरुआत करते हुए, हम लाए हैं आपदा से आत्मनिर्भर भारत निकालकर, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जब दूरगामी परिणाम की बात हो, दूरगामी लक्ष्य को भेदने की बात हो, तो कहा यह जाता है कि दरअसल मौजूदा जो परिस्थितियां क्राइसिस की हैं वो अभी संभलने वाली नहीं। क्या यह मतलब निकाला जाए आज के भाषण का? देखिए, आज के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों का दिल जीता है। जहां पूरे दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, जहां 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गई है, वहां भारत के लिए एक शुभ संकेत है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 18% से ज़्यादा बढ़ा है। भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर हुआ है। भारत ने ये दुनिया को संदेश दिया है कि कोरोना काल में भी जिस ताकत से अपनी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और कोरोना से जो मजबूत लड़ाई लड़ी है, उसकी पूरे दुनिया में मिसाल दी जा रही है। जब हम इस लड़ाई को शुरू कर रहे थे तो हमारे पास न पीपीई किट था, न वेंटिलेटर था, न हमारे पास N95 मास्क था। हम कई चीज़ों में आत्मनिर्भर हुए हैं, सक्षम हुए हैं। मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड भी कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है कि आज 7वीं बार लाल किले से झंडा फहराते हुए आज उन्होंने देश के लोगों का विश्वास और जीता है और विश्वास को बढ़ाया है। लेकिन क्या करें, हमारे कुछ विरोधी हैं जिनको प्रधानमंत्री अगर दिन कहेंगे तो वो उसको रात कहेंगे, तो वो उनकी दिक्कत है। जब लाल किला से संबोधन होता, हम लोग भी विपक्ष में थे, तब भी हम हर अच्छी बातों का स्वागत करते थे। लेकिन विपक्ष ने ये सोच लिया है कि अगर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले के प्राचीर से एक माँ भारती का लाल, एक देश का प्रधानमंत्री जो देश के लोगों के दिल पर राज करता है, वो भी अगर कुछ अच्छा संदेश देते हैं उसकी भी आलोचना करना। कोरोना के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया कि 3 वैक्सीन हमारे यहाँ एक अच्छे दौर में चल रहा है और जिस पर हम सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ये भी एक शुभ समाचार आज प्रधानमंत्री ने देश को दिया। बीजेपी का कहना है कि जब क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रही है तो हिंदुस्तान को मुश्किलों भरे वक्त से बाहर निकाल कर लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में अगर वो दिन को दिन बता दें तो जो विपक्ष के लोग हैं वो दिन को रात कहने लगेंगे। क्या ऐसी स्थिति है? और पीएम मोदी के भाषण की सबसे अच्छी बात आपको सौगत रॉय जी कौन सी लगी? देखिए, मैंने बहुत ध्यान से प्रधानमंत्री का भाषण सुना। हर बार कोई नया अनाउंसमेंट, घोषणा होता है, लेकिन इस बार भाषण बहुत डल था। लंबा भाषण था, 1 घंटा 26 मिनट का, बहुत डल था और एक भी नया घोषणा ये बजट में नहीं था। एक ही अच्छा घोषणा था जिसको मैं समर्थन करता हूँ कि 1 रुपया में सब महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया जाएगा। ये ज़रूर वीमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा कदम है। और उन्होंने दोहराया कि आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं को लिया जाता है। ये तो पुरानी बात है, लेकिन ये भी अच्छा है। बार बार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताए हैं, लेकिन जब FDI डिफेंस में, जब FDI कोयला में ला रहे हैं, जब सरकार के संपत्ति रेल में, एयरपोर्ट में बेचा जाता है, एयर इंडिया बेचने का कोशिश चल रहा है, तो ये क्या आत्मनिर्भर भारत, जहाँ सब कुछ इकोनॉमी प्राइवेट हैंड में रहेगा, यही आत्मनिर्भर भारत? ठीक है, इसके बारे में मेरा शक है। सेल्फ रिलायंट इंडिया ऐसे नहीं बनेगा। और उन्होंने बताए हैं, लोग आशा करते थे कि आज ही वैक्सीन
घोषणा करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ वो हड़बड़ी में घोषणा नहीं किया, बोला कि 3 वैक्सीन में काम चल रहा है और जल्दी ही क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाने के बाद उन्होंने रोड मैप बताए हैं। तो मैंने बहुत दिन इतना डल भाषण नहीं सुना। नरेंद्र मोदी तो ऐसे 85 मिनट का ही भाषण, 85 मिनट का भाषण था आज का। आपने 1 घंटे 26 मिनट कहा है सौगत रॉय जी। हाँ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो 86 मिनट और 85 मिनट में कितना फर्क है? बिल्कुल माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा सर। हाँ ठीक है। तो आपकी बातों से मुझे बस इतना समझ में आया कि बाकी सारी बातें अच्छी रही प्रधानमंत्री के भाषण की। वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन जब सारी चीजों का मूल मुद्दों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उससे आप लोगों को दिक्कत है। आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ देते हुए चले जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता कैसे पहुंचेगा? नहीं, आत्मनिर्भरता कैसे पहुंचेगा? अगर आप सब चीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगा? और अंतिम में मैं कहता हूँ कि कुछ दिन पहले 5 तारीख को प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन के दिन बताए कि राम मंदिर का आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम जैसा बड़ा आंदोलन था। ठीक है, मैं सरासर इसको विरोध करता हूँ। हमारे स्वतंत्रता संग्राम एक सब लोग को लेके आंदोलन था और राम मंदिर के आंदोलन हिंदुओं का दिल जीतने का एक कोशिश था। हिंदुओं का सेंटिमेंट को फायदा उठा के कोशिश चला कि उससे कैसे उनको सर ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मतलब 85 मिनट का ये जो लंबा चौड़ा 1 घंटे 26 मिनट 25 मिनट का भाषण था वो बोर कर गया। सौगता रॉय जी ये कह रहे हैं शहनवाज हुसैन जी, और जल्दी से ये भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? फिर आत्मनिर्भरता किस रूप में हिंदुस्तान को हासिल होगा? देखिए तो मुझे पहली बात तो ये मैं सौगत राय जी से दादा से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये 7वां भाषण था और आपको कौन सा ऐसा भाषण था जिसकी आपने प्रशंसा कभी की होगी आपकी पार्टी ने, या आपने कौन सा भाषण 6 भाषण जो इससे पहले थे वो कौन अच्छा लगा था? नंबर 1। नंबर 2 दादा से एक जानना चाहता हूं कि जो राम मंदिर के आंदोलन की बात है उसके बारे में अगर भारतीय संस्कृति का एक धरोहर के तौर पर अगर उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किला से घोषणा की, आप तब उसमें आपको क्या एतराज़ है? तीसरी बात यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी दुनिया आंखें बिछाए बैठी है और बहुत सी जगह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हट रहा है। अगर भारत में FDI आ रहा है और उसमें हम मेक इन इंडिया की जगह मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या एतराज़ है? इसमें तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं ले लेती हूँ डॉक्टर अजय कुमार जी से। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको 85 मिनट का यानी कि तकरीबन 1 घंटे 25 मिनट का ये जो भाषण रहा उसकी मुख्य और अच्छी बातें कौन कौन सी लगी? या फिर शहनवाज हुसैन जी की उसी बात को मैं लेकर आना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री दिन को दिन बता दें तो आप लोग उसको रात कहने लगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो बात कहेंगे उसका उल्टा ही विपक्ष निकालेगा? नहीं चित्रा जी, देखिए जैसे उन्होंने जो है हर घर को पानी पहुंचाने की जो है योजना के बारे में उन्होंने चर्चा की, वो बहुत ही बढ़िया काम है। स्वस्थ पानी पहुंचाना उसमें कोई शिकायत नहीं है। जैसे कि हर व्यक्ति को घर देना उस पर भी कोई शिकायत नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण में अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण फील गुड फैक्टर के दृष्टिकोण से किसी तरह की शिकायत नहीं, लेकिन जब हम उसको जो है धरातल पर बट बोलापन में उतार देते हैं, जैसे छोटे से उदाहरण आप देख लीजिएगा कि और ये सरकार से, क्योंकि विपक्ष का काम ही है, शहनवाज जी मानेंगे कि विपक्ष का काम है कि सवाल पूछना ताकि देश हित में जो सरकार काम करे। अब कोरोना के बारे में हमको बताया गया था कि कोरोना पर जो है हम लोग काबू पा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए पूरा देश में हमारे साथी आलोक जी भी हैं, बिहार की जो स्थिति हो या पूरे प्रदेश, लेकिन राजधानी दिल्ली की हम बात करें अजय कुमार जी, दिल्ली में तो दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया तब स्थिति बेहतर हुई ना, वरना एक बार की दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि देश के सबसे ज्यादा आंकड़े कोरोना के यहीं से सामने आने लगेंगे।
अच्छा चित्रा जी, अजीब तरीके से आप इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये केंद्र सरकार की जो है पूरी तरह से कार्य क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है। बॉम्बे में विफल हो मैं गए, ये पटना सवाल में नहीं विफल बोल हो रही गए। हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप सर आप अपनी भी बात बोलिए, आप अपनी भी आपने कोरोना को लेकर सर आपकी बात सही है। मैं शहनवाज हुसैन जी से, लेकिन आपसे भी सवाल बनता है ना, राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े को लेकर बीच में आप लोगों के कितने ऐसे फैसले रहे जिसकी जमकर आलोचना हुई, चाहे सिर्फ दिल्ली के लोगों का दिल्ली में इलाज कराने की बात हो या फिर और भी कई तरह के फैसले जिनको बाद में लोगों का इतना ज्यादा दबाव बना जिसके बाद आप लोगों को पलटना पड़ गया था। एक मिनट चित्रा जी, यदि आप हमको मौका देंगे, आप ही बोलेंगे फिर तो दिक्कत नहीं बोलिए अजय जी। हाँ, पहली बात क्या है कि जब ये सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने जो है दिल्ली में साथ मिलकर के जो है, या हमने दिल्ली में जो है बहुत बड़ा काम किया, इसका मतलब है कि केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, क्योंकि आपकी इसका मतलब है कि बिहार की विफलता, लखनऊ की विफलता, यूपी की विफलता, गुजरात की विफलता, कर्नाटक, उसको भी तो आप, अगर दिल्ली की सफलता को आप जो अपने श्रेय में लेना चाहते हैं तो आप अपने विफलता भी लीजिए। दूसरी बात है, जहाँ सीमा की बात, सीमा में जो है चीन के जो विषय पर आप, रक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जो वेबसाइट पर उन्होंने जो डाउनलोड किया था उसको जो तुरंत हटा दिया। अब बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि विपक्ष का काम है कि देश के जो है, देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए हमारा काम है सब पूछना, और देश हित में ही हम पूछ रहे हैं। और हमने आपसे पहले शुरुआत में कहा था कि पानी वाले जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, लेकिन आप देख लीजिए स्वास्थ्य के बारे में, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल हेल्थ कार्ड सबके बनेगा, लेकिन आप बताइएगा कि जिस पूरे देश में हेल्थ की क्या व्यवस्था है, जहां पर हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है, तो हम डिजिटल कार्ड लेके घूमेंगे? तो ये इसी में जो पूरी तरह से, जो अगर हम बोलेंगे डिजिटल हाईवे बनाएंगे और हाईवे नहीं बनाएंगे तो क्या ये देश आगे बढ़ेगी क्या? तो अगर आप डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाएंगे तो पहले तो आप अस्पताल बनाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे, डॉक्टर्स पहुंचेंगे, तब ना डिजिटल हेल्थ कार्ड का कोई फायदा नहीं। तो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसी सवाल के साथ मैं जेडीयू के पास आते हुए अजय आलोक जी आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ, राजीव राजे उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगी। कहीं ये जो डिजिटल हेल्थ की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, लोगों ने तो इसका मतलब ये तक निकाल दिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरोग्य सेतु का एक्सटेंशन मात्र बन के रह जाए, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को 74 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं इस देश में पैदा हुआ, अपितु उन लोगों की तरह जो सोचते हैं कि यहाँ पैदा होकर उन्होंने इस मिट्टी पे एहसान कर दिया। मैं वैसा नहीं। इसलिए अपने देश की प्रधानमंत्री जो भी बोले, चाहे मैं उनसे राजनीतिक तौर पर सहमत हूँ चाहे नहीं हूँ, आज स्वतंत्रता दिवस पे कम से कम मैं आलोचक नहीं बनूंगा, ना ही अगर प्रशंसक नहीं बन सकता हूँ तो। सोमनाथ दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो इन्होंने अंत में जो बात कही उससे मैं अंदर तक सुलग गया। शहनवाज जी ने बात को नहीं जाने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदुओं का सिर्फ जोर था राम मंदिर बनाने पे, स्वतंत्रता संग्राम को आंदोलन से जोड़ना गलत है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं सोमनाथ दा। जरा इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, 1935 से लेकर 1919 तक जब भी बाबरी मस्जिद कन्वेंशन कमेटी की बात हुई, सारे के सारे मुस्लिम लीग ने, यहाँ तक कि जिन्ना ने भी कहा कि सेपरेट पाकिस्तान स्टेट दो, लेकिन राम मंदिर हमें बनाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त कहां गए थे आप? एयर इंडिया को आपने बड़ी कन्वीनियंटली बताया कि ये बोझ है, इसलिए प्रधानमंत्री एफडीआई के जरिए हटाना चाहते हैं। आप जरा बंगाल सरकार के बारे में बताइए। सोमनाथ दा, दूध देने वाली गाय का लात खाने को तैयार रहती है मुख्यमंत्री, लेकिन वही दूध देने वाली गाय जब सूख जाती है तो बांग्लादेश बॉर्डर तो स्मगलर तुरंत हो जाता है। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आज के दिन में ऐसी विरोधात्मक बातें करके क्या मिलेगा? कोरोना का समय है, हर कोई कह रहा है अजय कुमार बिहार की विफलता गिनाने लगे। कहां विफलता है जी? अभी तो विफलता सफलता के लिए बहुत समय है। कोरोना खत्म हो गया क्या? संक्रमण दर हमारी दिल्ली से कम 3.2%, मृत्यु दर हमारी 0.5% से कम, टोटल संक्रमित 1 लाख, ठीक हो चुके 65,000, एक्टिव केस 31,000। दिल्ली का आंकड़ा निकाल लीजिए। क्या मैं आंकड़ों के खेल में आपसे आज उलझूं? आज की तारीख में, कल से बिहार देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य बन चुका है। संक्रमण दर हमारी कम हो चुकी है। आज हम लोग कहां आंकड़ेबाजी में उलझ रहे हैं? स्वतंत्रता का एक मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन एक प्रधानमंत्री एक देश के सामने एक विजन जो रख रहे हैं, उस पे आलोचना आप करिए। लेकिन इन लोगों को उससे कहीं ज्यादा की उम्मीद थी, इस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं अजय आलोक जी। अभी कोरोना पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लेना, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता रहेगी। जो प्रधानमंत्री जी ने आज 2 चीज कहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और साथ में कोरोना की 3 वैक्सीन।
मैं इसको सबसे ज्यादा गोल्डन अक्षरों में देखता हूं। बाकी जो देश की उपलब्धि हो तो पूरे देशवासी देख रहे हैं। एफडीआई आया है लेकिन बनेगा कहां? हिंदुस्तान में। नौकरियां कहां जनरेट होगी? हिंदुस्तान में। आत्मनिर्भर कहां से बनेगा? तभी तो हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता होगी। ठीक है, स्वागत राय जी से मैं पहले जवाब ले लेती हूँ। राम मंदिर को लेकर आपने उनकी बातों को पूरी तरह से निराधार बताया, खारिज किया है। स्वागत राय जी आप जवाब दे दीजिए, राजीव जी उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। शहनवाज जी क्या बताया राजीव जी ने? मैंने उस पर रिएक्ट किया, आलोक जी शायद आपने राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री पर यह कहा कि दरअसल हिंदुओं को लुभाने के लिए उनकी ओर से यह भाषण दिया गया है लाल किले की प्राचीर से। आज 1 घंटे 26 मिनट तक बेहद बोरिंग भाषण। उनका यह कहना है अजय आलोक का कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पीएम की इस तरह की कोई भी मंशा नहीं थी। नहीं, मैं राम मंदिर के बारे में ये बोला कि आज भी राम मंदिर का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, कल राष्ट्रपति उल्लेख किया। 5 अगस्त जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन किया राम मंदिर का, तब उन्होंने बोला राम मंदिर का आंदोलन स्वतंत्रता के लड़ाई का समान था। स्वतंत्रता का लड़ाई जिसमें लाखों करोड़ों लोग भाग लिए थे, जिसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग भाग लिए थे, उसको साथ राम मंदिर का आंदोलन का तुलना करना मूर्खता है। और ये राम मंदिर का आंदोलन जो था उसमें सबसे बड़ा चीज था बाबरी मस्जिद तोड़ना, और सबसे बड़ा चीज था दंगा फसाद होना। लेकिन उस पर तो देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया ना सर, उस पर प्रधानमंत्री का या बीजेपी का फैसला थोड़ी ना था। कोशिश है वो फैसला तो देश की सर्वोच्च अदालत का था, वो भी बहुत लंबी सुनवाई के बाद। आप जिस फैसले को सर्वोच्च अदालत ने किया, जिस पर पूरा देश एक है, आप उस पर अलग राय क्यों रखते हैं? जो राय दिया है इसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। कानूनी ढंग से राम मंदिर बने ये अच्छा है, जो राम का पूजा श्री राम का पूजा करे वो अच्छा है। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन स्वतंत्रता तक के लड़ाई के साथ समान बताना ये इतिहास को डिस्टॉर्ट करना है। राम मंदिर के आंदोलन एक विभाजक आंदोलन था, लोगों में फूट डाला, बाबरी मस्जिद तोड़ा, सैकड़ों। स्वागत राय जी इस बात का डर तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो राम मंदिर में जो भूमि पूजन हुआ है उसका असर बंगाल में दिखने लगे और ध्रुवीकरण हो जाए वहां पर वोटरों का? इस बात का डर तो नहीं सता रहा है? इस वजह से आप ऐसी बातें बोल रहे हैं? नहीं, देखिए राम मंदिर, मैं ये आपको बताने चाहता हूँ, श्री राम को सब लोग मानते हैं, हाँ। रामायण का प्रधान नायक थे, लेकिन हमारा बंगाल का ट्रेडिशन है, हम देवी दुर्गा का, माँ काली का पूजा करते हैं। हमारे यहाँ राम के मंदिर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। लेकिन हमारा कोई झगड़ा नहीं है उत्तर भारत के उस भाइयों बहनों के साथ जो राम को पूजा करते हैं, जो बजरंगबली को पूजा करता है, कोई झगड़ा नहीं है, वो करे। लेकिन वो करने के लिए दंगा फसाद करने का क्या जरूरत था? सुप्रीम कोर्ट राय दिया, सब लोग मान लिया, वहाँ पर मंदिर बने, लेकिन उसी को मौका लेके केवल दोहराना। सर लेकिन अभी दंगा फसाद, आप तो इतिहास में जा रहे हैं, अब तो देश की सर्वोच्च अदालत। जल्दी से शहनवाज हुसैन साहब आप जवाब दीजिए, उसके बाद राजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा जी हाँ जी बोलिए। देखिए दिक्कत ये है कि पश्चिम बंगाल में तो दुर्गा पूजा के लिए भी और काली पूजा के लिए भी प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन निकालने के लिए भी अदालत में जाना पड़ता है। आपने तो वहाँ धार्मिक आज़ादी हिंदू समाज की छीन ली है। गलत बात। और आप किस तरह की बात बोल रहे हैं? राम, आप ये कहना नहीं, आपका ये कहना कि राम मंदिर नॉर्थ के लोगों के लिए है। अरे पूरे दुनिया के लोग, यहाँ इंडोनेशिया से लेके पूरे दुनिया के लोग मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भाषण किया और आप राम मंदिर का दर्द निकाल कर ले आए। आप लोगों को राम मंदिर पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? जी
चलिए अब पूरे राम दुनिया मंदिर में से करते जरा हैं। आगे बढ़ हमारे जाते हैं, राम मंदिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसको छूने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई है और जाहिर तौर पर उनके कार्यकाल में फैसला आया, उन्होंने भूमि पूजन किया, तो उसका पूरा श्रेय बीजेपी भी लेने की कोशिश। ठीक है, आगे आगे निकलते हैं। शहनवाज हुसैन जी, राजीव राय जी, एलएसी से एलओसी तक जिसने भी आंख दिखाई उसको पूरी तरह से माकूल जवाब दिया गया। आज चीन और पाकिस्तान को भी दो टूक चेतावनी इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। राम मंदिर से आगे बढ़ते हुए, चूंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने छुआ है, एफडीआई की भी हम बात करेंगे, आत्मनिर्भरता को लेकर और कौन कौन सी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन उसके पहले पड़ोसी मुल्क को जवाब मिल गया होगा क्या? और साथ ही बहुत सारे लोग जो देश के भीतर सवाल उठा रहे थे उन्हें भी। चित्रा जी, बहुत देर बाद बोलने का मौका मिला है, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों को कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुना जाए। जी ठीक है। चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी की कोई बात किसी को बुरी लगती है? बात ही में तो सब कुछ है। हकीकत यह है कि बात में सच्चाई कितना है, उसका क्रियान्वयन कितना है। शहनवाज भाई को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं तो विरोध करता है। हम तो उनकी बातों का तारीफ करते हैं, हम तो विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर अगर आज बोले होते कि भाइयों बहनों, मैंने विदेशों से काला धन लेने की बात आई थी, काला धन ला दिया, काला धन तो लाए नहीं, आज तक लिस्ट भी नहीं बताया। वो बोले होते कि सबको रोजगार दे दिया, 18-19 में सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि केवल 18-19 में 1 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। वो बोले होते कि देश का विकास हो रहा है, पिछले 6 सालों में जीडीपी सबसे नीचे जा रहा है। अभी आलोक भाई उदाहरण दे रहे थे, गाय जब दूध देती है तो उसको पालते हैं, नहीं तो बांग्लादेश भेज देते हैं। मैं आपके आज तक की न्यूज की बात कर रहा हूँ। आज तक ने कल परसों लिखा था कि बीपीसीएल ने पिछले साल दोगुना कमाई किया, फिर उसको बेच रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि देश के नौजवानों को बेरोजगार करके, जीडीपी को नीचे गिरा कर, वो बैंकों को बेचकर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर और बड़ी बड़ी बातें कर कर आप बताए होते बुलेट ट्रेन कहां से कहां चल रही है, आप बताए होते कि स्मार्ट सिटी कहां चल रहा है, आप बताए होते उन सारे बातों पर रिपोर्ट कार्ड लेकर आए होते, मैं खड़ा होकर ताली बजाता। तारीफ की क्या बात कर रहे, ताली बजाता। पूरा देश वो चाहता है जो प्रधानमंत्री जी से पहले बोले हुए हैं। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं, उत्तर प्रदेश में 17 भर्तियों में पैसे लेकर एग्जाम कर लिए गए हैं, बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। बच्चे 2 साल से आज बच्चे वो कृषि प्रौद्योगिकी के लिए हड़ताल पर बैठे हुए बच्चे ये बोल रहे हैं कि मेरा रिजल्ट तो बता दो कि हम पास है कि फेल है। ये इनकी सरकार है। मैं आज वैक्सीन की बात कर रहे थे चित्रा जी, बड़ी अदब से कहूंगा, ये वैक्सीन जब इतनी लेट से बनना शुरू हुआ तो हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र है कि वो क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पर है। लेकिन ये वैक्सीन अगर उस दिन से बनना शुरू हुआ होता जिस दिन आप ताली बजवा रहे थे, जिस दिन ट्रंप को गले मिला रहे थे, जिस दिन हिंदू मुसलमान कर रहे होते, हो सकता है ये वैक्सीन हो गया होता। आप बताए होते ना, ताली से कितना फायदा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो भी बोले, प्रधानमंत्री जी आदरणीय है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और आलोक भाई, आजादी के बाद से जो भी प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोला है, उसकी अच्छी बातों की तारीफ और बुरी बातों की शिकायत हुई है। कोई अनोखा नहीं हुआ है। आपकी पार्टी ने भी शिकायत किया, इससे पहले वो तारीफ भी किया है। ऐसा नहीं कि अगर हम आलोचना कर दें, अगर सवाल उठा दें तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, हम देशभक्त नहीं रहेंगे, हम सर्टिफिकेट मांगने लगेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जो भी आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात किया, मैं चुनौती देता हूँ पैनल पर सारे बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए। मैं बोलता हूँ कि उनके बात करने में 18% की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो रिकॉर्ड है, आपको नहीं समझ में आया, आप कह रहे हैं कि गलत है ये। आपने देखे एफडीआई 13% है, उसको भी उन्होंने 18% बढ़ा अरे प्रधानमंत्री जब बातें कर रहे हैं आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, अलग से आप आंकड़े लेकर आ रहे हैं। राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। 15 अगस्त के मौके पर सरकार पर सोनिया गांधी की ओर से हमला किया गया है। सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, ये कहा है सोनिया गांधी ने। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है ये कहते हुए करारा वार किया है यहां पर सीधे सरकार के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से एक तरफ वो शुभकामनाएं दे रही हैं 15 अगस्त के देशवासियों को, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर ये सीधा हमला। अब इसी पर मैं सवाल आपसे ले लेती हूं। संवैधानिक मूल्यों परंपराओं के विपरीत है सरकार, संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं का पालन नहीं करती है सरकार, ये कहा है सोनिया गांधी ने। शहनवाज हुसैन जी, देखिए, सरकार पर मैंने आपको शुरू में कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, सबने कहा कि बहुत ये देश का पर्व है। अलग अलग मजहब के अलग अलग पर्व होते हैं,
लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आज के दिन ये भारत का पर्व है और इस दिन कांग्रेस पार्टी और उनकी अध्यक्ष से क्या अपेक्षा हो सकती थी? संविधान ने मुल्क की परंपराओं के विपरीत कौन सा काम किया? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? वो संविधान ने परंपरा के खिलाफ है? परीक्षा की घड़ी में उन्होंने ये भी कहा है कोरोना कि मौजूदा जो व्यवस्था है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए परीक्षा की घड़ी लेकर आया है। भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी तो तब थी जो कांग्रेस राज कर रही थी। आज तो देश के 137 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्या आज देश में लिखने और बोलने की आजादी है? ये भी पूछ रही हैं। मन में है क्या आज देश में लिखने और बोलने की आजादी है? लिखने, मैं आज के चित्रा जी आपके प्रोग्राम में आकर लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, अभी ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं। मैं जब बोल रहा हूं तो उसमें हमारे कई विरोधी मुझे टैग करके बहुत बुरी बुरी बात भी लिख रहे हैं और यहाँ पर बैठ के सौगत राय जी, अजय जी, राजीव जी जो विपक्ष में हैं वो खुलकर अपनी बात देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर बोल रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी तो इतनी बड़ी है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देश के सरकार की आलोचना करना, अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना, अपने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला बयान नहीं देना बल्कि देश के मनोबल को गिराने वाला बयान देना, ये कह देना कांग्रेस के प्रवक्ता के जरिए कि प्रधानमंत्री ने इसका नाम नहीं लिया, उसका नाम नहीं लिया। क्या दिखाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने देश के प्रधान सेवक के तौर पर जो आज बात कही है वो दूर तलक जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर ये लगता है कि कसम खा रखी है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे हमें उसका विरोध करना है, तो मैंने आपसे पहले ओपनिंग रिमार्क में कहा हम अगर कह दें दिन तो ये कहेंगे रात, हम कह दें कांग्रेस के लोग अच्छे हैं तब भी ये कहेंगे नहीं हम अच्छे नहीं हैं। तो हम क्या करें? इनकी जिद है, सिर्फ आलोचना करना ही, विपक्ष में रहना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सत्ता में थे तो सत्ता में रहना नहीं आया। चलिए ठीक है, अभी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन उनके जो दो पुराने सहयोगी हमारे साथ जरूर हैं, उनसे मैं एक बार फिर से मैं टीएमसी सांसद का रुख करूंगी। प्रोफेसर सौगत राय, जो बातें सोनिया गांधी की ओर से कही गई हैं उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। उन्होंने कहा है सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्या सहमत हैं आप उनकी इन बातों से? देखिए, सोनिया जी अपने पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बयान दिए हैं, इस पर मैं टिप्पणी करने नहीं चाहूँगा। लेकिन मुझे भी लगता है कि केंद्रीय सरकार जो है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में वो लोकतंत्र का खिलाफ है। वो हर बात पे फेडरलिज्म पर हमला कर रहे हैं। ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है ये भी लोगों का प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी पर हमला है। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है वो स्टेट सब्जेक्ट पर हमला है। अच्छा, तो ऐसे क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री केवल कहते हैं एक देश एक रेशन कार्ड, एक देश एक कानून, कश्मीर में 370 उठा दो, एक देश एक हेल्थ कार्ड। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी पूरा पावर सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज करने का, मैं सरासर इसको खिलाफ हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं देश का बिग ब्रदर। सर, इससे पावर कैसे ले लेंगे? से बताए थे सरकार इससे पावर कैसे ले लेगी? प्रधानमंत्री हमारा बिग ब्रदर बनने चाहते हैं, हम पर, हमारा लोकतंत्र पर हमला करके। क्या बिग ब्रदर बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शहनवाज हुसैन जी जल्दी से। भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे घोर आपत्ति है ये कहने पर कि डिजिटल हेल्थ कार्ड की बात कही तो दादा आप तो बहुत सारा कागज़ लेकर अपने हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन लोगों के पास अगर वो जानकारी रहेगी तो आप ऐसा ही भ्रम फैला रहे हैं जैसे इस तरह से ऐप के बारे में जब हम लोगों ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए ऐप बनाया तब भी इस तरह का बयान दिया गया था। क्यों नहीं? स्टेट कर ले तो प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं है, और अगर केंद्र की तरफ से ये काम किया जा रहा है तो अगर आप इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते तो इस तरह से आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से उम्मीद नहीं है लेकिन कि आप इसकी निंदा करें। ना शहनवाज हुसैन साहब, अगर मान लीजिए जिन बातों से इत्तेफाक नहीं रख रही है विपक्षी पार्टी तो वो सवाल पूछ रही है आपसे, आप दीजिए ऐसा जवाब जिससे वो संतुष्ट हो जाए। मैं आज मान रहा हूं कि अगर ये
अगर हमने जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही उसको पार्टी से ऊपर उठ के कही है। हम लोग उस तरह के कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आज प्रधानमंत्री के ध्यान में दल की कोई बात ही नहीं थी। आज देश को ध्यान में रखकर भारत के तिरंगे के नीचे खड़े होकर 137 करोड़ का नेता जब देश को संबोधित कर रहा है तो भारत के नागरिक के नाते आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है प्रशंसा करनी चाहिए। अजय कुमार जी आपके पास आऊंगी। राजीव राय उसके पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, आज स्वतंत्रता दिवस का सुनहरा मौका है। कोरोना काल से संक्रमण के दौर से हिंदुस्तान गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से कई ऐसे कदम भी उठाए गए जिससे देश फिलहाल दूसरे देशों से अगर हम तुलना कर लें तो थोड़ी बेहतर स्थिति में नजर आता है। तो आज तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी, जैसा कि शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं। चित्रा जी, मैं शाहनवाज हुसैन से बोला ना कि जो वादे किए थे आज से पहले उस प्राचीर से खड़ा होकर उन बातों पर अगर रिपोर्ट कार्ड बता देते कि कितने स्मार्ट सिटी, कितने लोगों को रोजगार, जीडीपी कितना बढ़ा दिया, विदेशों से काला धन कितना आ गया, तो मैं खड़ा होकर सैल्यूट करता। मैं दो इशू उठाना चाहता हूं जिस बात को आपने सुमित्रा से पूछ रही थी। चित्रा जी, जहां विभक्ति की बात है, आप उत्तर प्रदेश से आती है, आपके एक जानकारी में हिंदी खबर के एक पत्रकार की हालत क्या हुई, सिर्फ कानपुर का रिपोर्टिंग कर दिया। और कितने पत्रकार अब आप कहां से कहां जा रहे हैं? राजीव जी, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है, आप कहां से कहां चले गए? मतलब सोनिया गांधी ने बयान दे दिया तो आप फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बोलने लगेंगे? आप सपा का पक्ष तो रखिए सर, आप सपा का पक्ष रखिए ना। जिन बातों पर आप सवाल सांसद जिसे पूछ रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं। एक शब्द भी इधर उधर भी चला गया तो बोलिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके में, प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा नीति का जब बदलाव आता है तो लोकसभा, राज्यसभा में, संसद में बहस नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के लिए शिक्षा से बड़ी कोई नीति बन सकती है? पहली बार 37 सालों बाद अगर शिक्षा नीति बन रही थी तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उस पर बहस क्यों नहीं हुई? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके सवाल का से मैं अपने को जोड़ रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आजादी की बात है तो पत्रकारों को सवाल शिक्षा नीति बनाते हुए देश में सीबीआई देश में जितना इंटरेक्शन किया गया आज तक किसी और नीति बनाते हुए इतना नहीं किया गया। उनका कहना है कि संसद में बिना बहस के कैसे लेकर आए आप नई शिक्षा नीति? दिवस नहीं, हमने शिक्षा नीति बनाते हुए हर दल से, हर राज्य से सबसे राय ली गई। इतना बड़ा इंटरेक्शन तो आज तक आजादी के बाद कोई नीति बनाते हुए हुआ ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्वतंत्रता आप नहीं अधिकारियों के साथ नहीं, हर राज्य से, हर संसदीय दल से सबसे बातचीत करके ये शिक्षा नीति आई। आपको इसमें क्या कमी लगती है, इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर इतना नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको इसकी शुभकामना देते हैं। अपने देश के बारे में दो शब्द अच्छा भी बोल लीजिए। जरूरत नहीं है कि आज के दिन भी ऐसी बातें अपने देश पर, अपने देश की सरकार पर आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातांत्रिक मुल्क खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं कहूँ, आपने मिसाल दे दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो बोला मेरे प्रधानमंत्री की हर बात अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। आज तक चैनल पर बोलने की आजादी है ना, खुलकर तो बोल रहे हैं आप ये कहकर कि किसी और को आजादी नहीं है, ये कहना तो सही नहीं है। आज जितनी आलोचना हमारे प्रधानमंत्री की हुई है, दुनिया में किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह विपक्ष के लोगों ने गाली देने का काम नहीं किया। क्या आपको याद है लोकसभा के चुनाव के पहले कांग्रेस ने 99 से ज्यादा गालियां दी? आपने देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा? इतनी गालियां सुनकर भी एक ऐसा नेता जो भी देश के लिए वो काम कर रहे हैं, देश के लोगों का विकास में लगे हैं, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के नहीं डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। नहीं, देखिए मैं कभी दोहरी नीति नहीं, हम ये मानते हैं जो राष्ट्र हित में होता है उसकी हरदम भारतीय जनता पार्टी ने उसका सम्मान किया है। अगर प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये बातें तो देश को नई उम्मीदें दिखाती हैं ना, फिर आलोचना क्यों इन चीजों की?
नहीं देखिए चित्रा जी, कोई भी मैंने पहले भी कहा था कि उनके कभी भी कोई भी किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण में कोई उस तरह की शिकायत, जब वो लोभ लुभाने वाले बातें कहेंगे, बोलेंगे कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कोई शिकायत थोड़ी करे, कोई भी व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। दिक्कत क्या है कि जो धरातल में, आप बताइएगा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? टीवी के माध्यम से आपको भी मालूम है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। अब इस देश में जो है लोग के पास जो है आमदनी नहीं है, कमाने के लिए पैसे नहीं है, और इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो हमारा कहना है कि आप बोल दीजिएगा कि हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम भारत को विश्व गुरु बना लेंगे अगले साल, इसमें किसी तरह की शिकायत हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप 6 साल के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था तो खराब, अर्थव्यवस्था तो नीचे ही जाती है धरातल पर, ये सच्चाई है। आप जितना भी बोलिएगा जीडीपी बढ़ रहा है, वो जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक आंकड़े हैं, और हमारे जो अच्छे मित्र शहनवाज जी भी, तो आज पीएम ने भी तो बहुत सारे आंकड़े दिए ना। एफडीआई में 18% की उन्होंने बात कही, उन्होंने रिकॉर्ड का जिक्र किया। एक मिनट मैं मैडम एक चीज बताइए, जीडीपी गिर रही कि नहीं गिर रही है? पहली बात, एफडीआई तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो है देश की अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही थी, पर जीडीपी कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब अगर हम बोलेंगे कि देखिए कि सपने दिखा करके हम कल हमको खुश होना है, आज जिस तरह से जिस लड़के ने तो पीएम को क्या बोलना चाहिए था? एमए किया हो या बीएड किया हो, लाल किले की प्राचीर से फिर प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए था, आप ये बता दीजिए। नौकरी के लिए 25,000 अभ्यर्थी हैं एक नौकरी के लिए इस देश में। आप बताइएगा कि ये देश के नौयुवक क्या कर रहा है? तो ये सच्चाई है, और ये भयावह स्थिति हो रही है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, तो इसका तो कोई, इस बहस के साथ तो कोई जवाब हम कोई नहीं दे सकता है। शाहनवाज जी बता दें कि पिछले 4 साल में लगातार जीडीपी घट रही कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही? इसका जवाब मैं डॉक्टर अजय आलोक से ले लेती हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जीडीपी लगातार घटती हुई चली जा रही है, बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अजय आलोक जी, और इन तमाम बातों का कहीं जिक्र ही नहीं होता। इन तमाम बातों का जिक्र कैसे नहीं होता है, और इन तमाम बातों पर सरकार काम कैसे नहीं कर रही है, जरा ये बताइए। मैं अजय कुमार जी को बताना चाहूंगा कि दिल्ली में मुद्रा लोन लेने की देश में बहुत अच्छा अवसर था। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के लगभग 80 लाख लोगों ने मुद्रा लोन लेके अपना काम शुरू किया। उस 80 लाख में एनपीए मात्र 6.3% है, तो दैट मींस कि 93% लोग तो मुद्रा लोन लेके अपना जो रोजगार शुरू कर चुके हैं। जीडीपी निश्चित तौर पे कमी है पिछले 4-5 महीने में, अभी और कमेगी, क्योंकि लोग का कंजम्पशन घट चुका है। हम और आप कितने दिन होटल पे खा रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बताइए, आप लोग सबको यहाँ बैठे हुए हैं, 30 दिन में पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ कम से कम 10 बार जरूर लोग खाना खा लेते हैं, 100-200 लोग। क्या हम लोग खिला रहे हैं? आज कोई खा रहा है? कोई चाय पी रहा है? पर डे चाय का खर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर का कम से कम 500 कप होता है। क्या चाय आ रही है? नहीं आ रही है। तो वो चाय वाले का क्या हुआ? जीडीपी, इकोनॉमी कोई सिंगल पैरामीटर नहीं होता है, आपस में रिलेटेड है। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद ये सोचिए पूरे वर्ल्ड की जीडीपी घट रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं घट रही है। कितने देर में हम तरक्की करेंगे? हमारे पास सबसे अच्छी ब्लू लाइन ये है कि हमारी रूरल इकोनॉमी पिकअप कर रही है, लगातार पिकअप कर रही है। ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। अब आइए आप, मैं एक बात और बस खत्म करना चाहूंगा। कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला है, सोनिया जी ने कहा। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा मैं बहुत एहसानमंद हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुआ, क्योंकि मैं उन लोगों में हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। सर, सभी लोग खुशनसीब हैं जो इस देश में पैदा हुए हैं। मतलब आप किसकी बातें कर रहे हैं अजय आलोक जी? कौन ऐसा है जो ये कहता है कि इस देश में पैदा होकर मेरे साथ बहुत गलत हुआ? नहीं कहते, गलत नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि मैं खुशनसीब नहीं हूँ, इस देश में हम पैदा हो गए हैं तो हमने इस देश पे एहसान कर दिया। क्योंकि आंख बंद किए हुए को आप अंधा नहीं कह सकते ना, जानबूझ के आंख बंद किया हुआ है। 282 से 303 पे चले गए प्रधानमंत्री जी 2019 में, और तब भी प्रजातांत्रिक मूल्यों पे हमला है। इसका मतलब हमारी प्रजा को गाली दे रहे हैं क्या, जिन्होंने 303 चुनकर बीजेपी को दे दिए? स्वागत है जी। ठीक है, प्रचंड बहुमत से जीत कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 303 खुद बीजेपी को मिली, 353 मिल गई एनडीए को। तो प्रधानमंत्री का ये करिश्मा ही है ना, उनकी बातों पर भरोसा किया जाता है। और उन्होंने कृषि क्षेत्र की बात कही। आंकड़ा आज जो पीएम ने रखा है देश के सामने, देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। स्वागत राय जी, ये भी तो महत्वपूर्ण है देश को आगे ले जाने के लिए और किसानों की बेहतरी के लिए। नहीं, ये तो अच्छा घोषणा है, लेकिन सच क्या है कि हमारे देश में हजारों किसान हर साल खुदकुशी करते हैं। और उनको मांग क्या है? उनको मांग
ये है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा हो। उनको मांग क्या ये है कि मार्केटिंग का मौका दिया जाए। उनको मांग क्या है कि इनपुट सस्ता किया जाए। ये सब कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े आंकड़े 1 लाख करोड़ रुपया के आंकड़े का बात करते हैं। 5 साल में फार्मर इनकम दुगुना करने का बात कर रहे हैं। कोई प्रैक्टिकलिटी इसमें नहीं है। हमारे किसान सबसे कष्ट में है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस चल रहा है पूरा देश में। और जब आपको कोरोना के लिए लॉकडाउन उठ जाएगा, आप देखेंगे कितने किसान कितने समस्या में गिरेंगे। प्रधानमंत्री कोई कॉन्क्रीट क्या काम आज तक किया है ये नहीं बताते। शाहनवाज हुसैन जी, एक क्लोजिंग घोषणा कमेंट करते हैं, उसका आगे बढ़ के और एक घोषणा करते हैं। घोषणाएं ज्यादा हुई। मैं चित्रा जी आपका और आज तक का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम इस डिबेट के जरिए, दंगल के जरिए एक चीज अच्छी हुई कि स्वागत दाने और डॉक्टर अजय ने कम से कम हमारी 3 योजना की प्रशंसा तो की। पहले तो ये लग रहा था कि सीधा जो प्रधानमंत्री ने बोला उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन चलिए सही है। विपक्ष में रहते हुए जितनी बोलने की आज़ादी है आपको, हमें भी बोलने की आज़ादी थी, तब भी हम इस बात का ध्यान रखते थे कि दल से बड़ा देश होता है। तो आज मैं स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई देता हूं और आपका, हम सब का सौभाग्य है कि हमें देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए जीता है। चलिए ठीक है, आपकी इस बात के साथ सभी लोगों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी। लेकिन जश्न आजादी हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हर कोई आजाद है अपनी बात को रखने के लिए। शाहनवाज हुसैन जी, विपक्ष का काम है आपसे सवाल करना और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष को और साथ ही देश की जनता को अपनी बातों से, अपने कामकाज से संतुष्ट करे, क्योंकि इसीलिए इस प्रजातंत्र में आपको प्रचंड बहुमत मिला है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उम्मीदों वाला भाषण दिया है। आगे किस तरह से आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें इसका उन्होंने जिक्र किया और साथ ही पड़ोसी देशों को लेकर भी उन्होंने कहा कि दरअसल पड़ोसी सिर्फ वो नहीं होते जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं, बल्कि पड़ोसी वो भी होते हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। और इस तरह से पड़ोसी मुल्कों को लेकर एक नई परिभाषा भी आज गढ़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन विपक्ष नहीं है संतुष्ट और वो बार बार पीएम की स्पीच पर कर रहा है सवाल। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।